हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब कंटिन्यूटी आया था तो भी आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, पूछ रहा था कि कंटिन्यूस होता है कि नहीं, डिसकंटिन्यूस होता है तो कहाँ कहाँ पर होता है। साथ ही हमने इसको पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज की 5.2। वहाँ पर भी आया था कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कुछ पॉइंट्स दे दिए, उन पर पूछा कि क्या ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। मैंने आप लोगों को बोला था इसकी एक स्पेशल वीडियो आएगी, तो ये है वो स्पेशल वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पूरी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन होता किस टाइप का है, इसका ग्राफ कैसे होता है, कहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल है और कहाँ पर नहीं। तो करते हैं स्टार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप के बॉक्स में हम लिखते हैं x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम वो देखेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो भी x की वैल्यू है। अब x क्या हो सकता है, अगर कोई भी रियल नंबर हम ले लें, x को कोई भी वैल्यू दे तो उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो वो अभी क्रॉस करके गया, एक नंबर लाइन बनाते हैं हम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये रियल नंबर लाइन है, हमारी नंबर लाइन है। अब हमारे पास सपोज x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू अगर हम ले लेते हैं 2.3। अब हमें निकालनी 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 देखो कहाँ पड़ेगा, 2 से आगे कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं 2.3। तो 2.3 पर अभी हमें इस डायरेक्शन में चलना होता है हमेशा। तो 2.3 अभी सबसे बड़ा इंटीजर अपने पीछे कौन सा छोड़ के आया, जो सबसे बड़ा हो। अब इंटीजर तो 1 भी छोड़ के आया, 0 भी, बहुत सारे इंटीजर छोड़ के, लेकिन अभी सबसे बड़ा इंटीजर अभी जो उसने क्रॉस किया है, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे अगर, तो यहाँ पर आ गया है। देखो हम ऐसे चले, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अभी रिसेंटली कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर छोड़कर आए हैं अपने पीछे, दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि हमारे फंक्शन जो कि सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू दे, तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये तो थी 2.3 की बात। अगर सपोज करो वैल्यू आ जाए 1.9, 1.9 कहीं यहाँ पर होगा। अभी हम ऐसे जा रहे हैं, ये 1.9 तक आ गए। तो रिसेंटली अभी हम कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर अपने पीछे छोड़ के हैं, दैट इज 1। तो इसका आंसर होगा 1। सिमिलरली अगर वैल्यू हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कोई, सपोज -1.3। अब नेगेटिव में कैसे होगी वैल्यू, -1 नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव में तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 हो गया, 1 हो गया, 5.1 होगा तो 5 हो गया पॉजिटिव में। लेकिन नेगेटिव में देखो 1.3 क्या है, -1.3 किधर पड़ेगा, यहाँ कहीं होगा -1.3। अब हम इधर से आ रहे हैं चलते हुए -1.3। तो अभी रिसेंटली कौन सा इंटीजर हम अपने पीछे छोड़ के आए, सबसे बड़ा इंटीजर जो अभी पीछे छोड़ के आए, तो दैट इज -2। -1 को तो अभी हमने क्रॉस ही नहीं किया ना। तो इसका आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ऐसे चल रहे हैं, अभी हम -1.3 तक पहुंचे। तो रिसेंटली अभी हम कौन सा इंटीजर अपने पीछे छोड़ के आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू -2। तो इसका आंसर -1 नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू -2। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं 0.5 माइनस का 0.5, अब माइनस का 0.5 यहाँ पड़ेगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ तक गए, हम आए 0.5 पर। 0.5 पर आते वक्त अभी हमने पीछे कौन सा इंटीजर छोड़ा है, दैट इज इक्वल टू -1। और अगर कोई वैल्यू इंटीजर होती है लाइक एज 4, अब इसकी, अब तो ये 4 पर ही खड़ा हुआ है ना, 4 ये है,
तो एग्जैक्ट यानी कि वही वैल्यू, क्योंकि इंटीजर पे वो क्या देगा, सेम वैल्यू, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर पे ही वो स्टैंडिंग है इस टाइम। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, सबसे बड़े इंटीजर पे ही है, तो वो आंसर क्या होगा, अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है पॉजिटिव है तो वो एज इट इज आ जाएगी, नेगेटिव है सपोज -3, अब -3 मतलब यहाँ पर ही है, तो अभी सबसे बड़े इंटीजर पे ही वो खड़ा हुआ है, यानी कि वो पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता है, सबसे बड़े इंटीजर पे ही लाई करता है, तो इसका भी आंसर -3 ही होगा। तो जब भी इंटीग्रल वैल्यू होगी तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ा, जैसे पॉजिटिव नंबर है तो हम देखेंगे कौन सा जस्ट नंबर अभी क्रॉस करके आया, या फिर हम देख सकते हैं 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है तो यहाँ से आगे वाले नंबर को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली लेकिन 0 से पीछे वाले नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर है, तो देखो -1 से छोटे वाला इंटीजर हमें लेना होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया अभी माइनस का 1.3 यहाँ पर है, अभी रिसेंटली सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा क्रॉस करके है, -2 विल बी दी आंसर। तो माइनस का 0 है तो वो उससे थोड़ा छोटा वाला इंटीजर, तो ये हो जाएगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा इसका, यानी कि -1 जो उसने अभी अभी क्रॉस किया। तो ये पढ़ा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि कैसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोगों को समझ में आया कि किस टाइप से वो वैल्यू हमें देता है। अब हम सीखेंगे कि इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे हम, फिर उसकी बेसिस पे हम दिखाएंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ पर, तो वही चेक करते हैं। तो मेन है इसका ग्राफ प्लॉट करना। तो देखते हैं क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। उसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ इधर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, तो ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 तो हो गई कुछ वैल्यूज। सिमिलरली 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया हमारी कुछ वैल्यूज। अब इसकी बेसिस पर हम चेक करते हैं। अब अगर x की वैल्यू, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो हमने देखा अगर 0 से 1 के बीच में है लाइक है 0.1, तो आंसर विल बी 0.1। देखो नंबर लाइन ये रही, 0.1 यहाँ गई है, तो आंसर क्या है, अभी अभी सबसे पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर छोड़ के गया है अपने पीछे 0। सिमिलरली 0.2 का भी 0, 0.45 का भी 0, तो हम देखते हैं 0 से लेके 1 तक सारे आंसर क्या आएंगे। इनफैक्ट 0.99 इज ऑल्सो 0, 0.9999 वो भी अभी कहाँ पर है, अभी हमने 1 पर नहीं गए हैं, हमने 1 क्रॉस नहीं किया, 1 के पास में है, तो 0 से अभी 0.99 यहाँ का ही है, लेकिन 1 तक नहीं पहुँचे ना, तो आंसर बार बार क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, y इज इक्वल्स टू fx, ये फंक्शन है हमारे पास, तो हम देखते हैं 0 से लेके 1 तक हम x की जो भी वैल्यू डालते हैं, ये सारी x की वैल्यूज थी, तो y इज इक्वल्स टू fx होता है ना, x की हम यहाँ से वैल्यू डालनी स्टार्ट की 0 से, और हम देख रहे हैं y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो अगर x की हम यहाँ से कोई भी वैल्यू डालें तो y का आंसर क्या आ रहा है 0। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने 1 डाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 1, तो 1 पर ये ग्राफ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखो मैं ऐसे होल से दिखा रही हूँ जिससे आपको पता रहे 1 पर गैप है, 1 पर गैप है, और 1 डालते ही जैसे हमने 1 वैल्यू डाली, जब तक 0.1 के नज़दीक थे, 0 पॉइंट समथिंग डाल रहे थे, तब तक आंसर 0 आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 डाली, वो तुरंत से y की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू 1 हो गई। और देखो 0 पर भी 0 थी, 0 पर भी 0, तो 0 से लेके 1 तक, नॉट 1, 0 से लेके
0.999 तक, यानी कि जब तक 1 नहीं हुआ था तब तक आंसर 0 आ रहा था, तो हमारा ये ग्राफ हमें बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 1 आया, y की वैल्यू जंप करके कहाँ चली गई, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, हमने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, तो 1। अब देखते हैं हम 1 से आगे की वैल्यू, 1.1 डालोगे तो भी 1 आएगी, 1.3 डालोगे तो भी 1 आएगी, 1.999 तक बार बार क्या आता रहेगा, आंसर 1 आते रहेगा। तो हम x की वैल्यू कोई भी डालें, आंसर बार बार क्या आते रहेगा, 1 1 1 1 आते रहेगा, जब तक 2 नहीं हो जाता, 2 के नज़दीक तक क्या आंसर आते रहेगा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 2 डाला फिर से गैप हो गया, 2 डालते क्योंकि आंसर कितना आ गया, 2 डालते ही जैसे हमने x को 2 डाला, आंसर इज 2। अभी मैंने बताया इंटीजर होगा तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो देखो 2 पर ये फंक्शन अभी तक 1 1 1 वैल्यू दे रहा था, हम x की जो भी वैल्यू डाल रहे थे बार बार y के आंसर क्या आ रहे थे, देखो x को हमने कोई भी वैल्यू डाली, यहाँ तक सबका आंसर y का 1 आया, तो ये लाइन बनती चली गई। लेकिन जैसे ही हमने x को 2 डाला, वो यहाँ से ब्रेक होके जंप होके 2 पर चला गया, 2 आंसर, x को 2 डाला तो y भी कितना हो गया, 2 हो गया, 2,2 हो गया ना, x को 2 डाला तो y भी 2। अब हम 2 से आगे कोई भी वैल्यू डालेंगे सेम फॉर्म में, तो बार बार आंसर 2 2 2 आते रहेगा, कहाँ तक, अप टू 3 तक। लेकिन जैसे ही 3 डालेंगे फिर से गैप हो जाएगा, फिर 3 से आगे ये कहाँ पर जाएगा, 3 पर जंप करके 3 पर चला जाएगा, सेम फॉर्म में ये आगे बढ़ते रहेगा। सिमिलरली फॉर 4 एंड सो ऑन, इसी टाइप से ये ग्राफ चलते रहेगा। तो ये तो था पॉजिटिव साइड के लिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो देखो जैसे ही हमने 3 से वैल्यू डाली, 3 पर 3 आंसर आया, 3 वैल्यू डालोगे तो 3 पर 3 आया, 3.1 3.2 कोई भी डालते रहो बार बार 3 आएगा। लेकिन जैसे ही 4 डालोगे फिर से ब्रेक हो गया, 4 पे वो कहाँ चला गया, वापस 4 पर। तो इसी टाइप से हमारा ये ग्राफ चलते रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ ब्रेक हो के बन रहा है, एक जगह कंटिन्यूस नहीं बन रहा ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये बनाया वैसे ही ब्रेक हो गया। एक बार में क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस तो देखते ही पता चल रहा है कि ये जहाँ पर टूट रहा है, यानी कि 1 पर भी डिसकंटिन्यूस है, 1 के लेफ्ट में तो 0 आंसर है, 1 के राइट पे 1 आंसर है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि एक बार में हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बार बार हमें पेन उठाना पड़ रहा है। तो ग्राफ को देखते हुए ही हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यूज। और बाकी अभी हम रियल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये पॉजिटिव के लिए इस टाइप से हुआ, अब सपोज करो नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैसे होगा। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैंने बताया, अगर हम डालेंगे माइनस का, मैं इधर डाल देती हूँ, माइनस का 0.1, तो आंसर विल बी -1। माइनस का 0.1 यहाँ का ही होगा, तो अभी रिसेंटली कौन सा इंटीजर क्रॉस करके गया है, -1, तो माइनस का 0.2 भी -1, तो हम देखेंगे माइनस का 0.999 तक ये आंसर -1 ही आते रहेगा, तो आंसर -1। लेकिन जैसे ही हम 0 डालेंगे तो 0 पे 0, वो तो हमने देखा ही 0 पे 0 था, तो हमने देखा 0 पर 0 है, या फिर -1 पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 पे डायरेक्ट वो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर -1 से लेके 0 से लेके 0 पर तो 0 ही था, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 0 से 0। अब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, आंसर इज -1। x की, ये सारी x की वैल्यू है, और ये जो आ रहा है y इज इक्वल्स टू ये y की वैल्यूज। अब देखो x को कोई भी वैल्यू डालो, y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, ये -1 मैं इधर लिख देती हूँ। हाँ, कोई भी वैल्यू डालो, x की कोई भी वैल्यू डालो नेगेटिव साइड, तो आंसर इज -1 -1। लेकिन जैसे ही -1 डाला तो भी -1, लेकिन जैसे ही 0 डाला, अब देखो इसमें कहाँ पर होल है, 0 पर ब्रेक है, वैसे ही चल रहे हैं बिल्कुल, -1 पे भी 1, सब पे -1, देखो -1 पे भी 1, लेकिन 0 पर जैसे ही 0 डाला 0 पे जंप करके 0 पर, -1 पे भी 1, और इसके बीच में जो भी वैल्यू डाले सब पर आंसर क्या है, -1। तो उसके अकॉर्डिंग ये बनता जा रहा है हमारा ग्राफ। सिमिलरली अगर माइनस का 1.1 डाले तो माइनस का 1.1, तो आंसर विल बी -2, माइनस का 1.9, माइनस का 1.9,
तो डालेंगे तो भी -2। तो अब देख रहे हैं -2, और जैसे ही हमने -2 भी डाला तो भी -2। तो देखो अब सारे -2 डाल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन -1 पे क्या था, -1। अब देखो -1 से इधर की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर कितना आ रहा है, -2। और -1 पे क्या था, यहाँ पे गैप था, और -2 पर 2, माइनस का 2, कोई भी वैल्यू डालो ये सारी क्या चलेंगी, -2। देखो ये कैसे बना रही हूँ मैं, ये गैप क्यों हो रहा है, देखो -1 डालोगे, मैंने बताया ये रहा, -1 पे -1 आंसर था। देखो -2 पे -2, -2 पे -2, x का भी -2, y का भी -2, तो ये पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट डालते रहो, सबका आंसर -2, लेकिन जैसे ही मैंने -1 डाला वो जंप करके ऊपर चला गया, तो ये वही ग्राफ बनते जा रहा है। सिमिलरली हम देखेंगे -3 पे -3, लेकिन -2 पे ब्रेक, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे ब्रेक होकर बन रहा है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। अब देखो ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, हर जगह ब्रेक नहीं हो रहा, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पे हो रहा है। 1 पर ब्रेक हुआ, 1 पर ब्रेक हुआ, फिर 2 डालते ही 2 आंसर आ गया, फिर से ब्रेक हो गया, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 2 डालते ही फिर से ब्रेक हो गया, फिर 3 डालते ही फिर से ब्रेक हो गया, 4 पे ब्रेक हो गया, माइनस, अब देखो -1 पे से लेके 0 तक ठीक चल रहा था, जैसे ही 0 डाला फिर ब्रेक हो गया, -2 से लेके -1 तक ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही -1 डाला वो ब्रेक होके -1 ही आंसर देने लग गया। तो ये है ग्राफ जो कि फेल होते हुए दिख रहे हैं हमें इंटीग्रल वैल्यूज़ पर। तो ये ग्राफ पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। पहले तो देखो इंटीग्रल वैल्यू पे तो 100% ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब 1 पर चेक करते हैं, 1 इंटीग्रल वैल्यू है, 1 के लेफ्ट में आंसर है 0, 1 के राइट में आंसर है 1। अभी क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, पहले जनरल ग्राफ के थ्रू। 1 के लेफ्ट में जाए तो सबके आंसर क्या है, 0 0 0 0, ये ही हमारा ग्राफ है। लेकिन 1 के राइट में जाए तो आंसर इज 1 1 1 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हम क्या बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा ना, तो इंटीग्रल पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें रियल नंबर की, कोई भी जो इंटीजर ना हो, मतलब सपोज 1.5 की बात करते हैं, इस पॉइंट की, ये पॉइंट है। अब 1.5 का लेफ्ट, 1.5 का राइट, क्योंकि हम क्या करते हैं 1.5 का लेफ्ट भी देखें तो भी वही आंसर है, 1.5 का राइट देखें तो भी वही 1 आंसर आएगा, और 1.5 पे भी देखें तो भी 1 ही आंसर आएगा। तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है। देखो 1 का लेफ्ट ठीक चल रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, 1 का राइट भी ठीक चल रहा है, और उस पॉइंट पर भी ठीक है। क्या 1.5 पर ग्राफ ब्रेक है? नहीं। 1.3 पर ग्राफ ब्रेक है? नहीं। बस कहाँ पर ब्रेक है? इंटीग्रल वैल्यू पर। तो फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर पर सिवाय इंटीग्रल वैल्यू को छोड़कर सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम करेंगे कि कैसे सॉल्व करके देखिए जिससे क्लियर हो जाए क्वेश्चन वाइज कैसे हमें दिखाना है। उससे पहले आप प्लीज़ मेक अ नोट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका ग्राफ किस टाइप का होता है और वो कैसे इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ब्रेक हो रहा था। अब हम क्वेश्चन वाइज कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें चेक करना है ओवरऑल पूरे रियल नंबर्स पर कि कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। अब सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अभी हमने ग्राफ देखा, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था क्योंकि बार बार वो इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक हो रहा था, तो इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस था। तो एक तो इंटीग्रल वैल्यू लेकर करेंगे। दूसरा हमने देखा बीच के नंबर्स अगर ले, रियल नंबर जैसे मैंने 1.5 लेकर बताया, 1.3 लेके बताया, उसके लेफ्ट राइट अगर देख रहे हैं और उस पॉइंट पर दिख रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यूज, तो हम देखते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमें पहले तो 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर इंटीग्रल वैल्यूज, व्हेन x is an integer, when x is an integer
लेट x इज इक्वल्स टू k। तो k क्या है, हमारे पास कोई इंटीग्रल वैल्यू है। अब कोई इंटीजर है लाइक एस टू k। अब लेफ्ट राइट लिमिट हम चेक करेंगे तो हमने देखा x एक इंटीजर है, माना कि वो कितना है, x इज इक्वल्स टू k। अब उस पर हमें चेक करें फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। k पर चेक करेंगे तो सारी इंटीग्रल वैल्यू के लिए चेक हो गया, क्योंकि हमने k को कैसे लिया, जनरल पॉइंट। अब k ले लो, x इज इक्वल्स टू k। तो k का लेफ्ट राइट अगर हम निकालेंगे तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो पहले राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे लेते थे हम चेक कर रहे हैं लेट x इज इक्वल्स टू k पर कंटिन्यूटी। सबसे पहले चेक कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने इंटीग्रल वैल्यूज उठाए, इंटीजर्स उठाए, और उसमें हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, क्योंकि सभी के लिए प्रूफ करेंगे एक एक इंटीजर उठाएंगे तो इन्फिनेटिव इंटीजर्स के लिए थोड़ी ना दिखाएंगे। तो हमने इंटीजर में से एक जनरल इंटीजर मान लिया सपोज के। अगर उस पर सेटिस्फाई हो जाता है, जो काम उस के पर होगा वही सारे इंटीजर्स पर एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं के की राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू k, कैसे लिखते थे, k प्लस और fx, ये लिखते थे ना, y इज इक्वल टू fx फंक्शन, k के राइट में जा रहे हैं तो k प्लस, तो इसीलिए ये हो जाता था लिमिट। अब हम क्या करते थे, एक h ले लेते थे, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, मैंने बताया था 0.0001, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है h टेंडिंग टू 0 का मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं। तो राइट में गए तो fx प्लस h करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं अच्छे से करा चुकी हूँ इस टाइप से, पूरी कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी क्वेश्चन मैंने इसी बेसिस पर कराए हैं। तो राइट में गए हैं तो x में x में नहीं k में, क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू k पर। तो k में हमने क्या किया, कुछ ऐड किया, k के राइट में गए, हम k के राइट में चले गए। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, fx इज इक्वल टू ये था, y इज इक्वल टू fx होता है, तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, k प्लस h, k से बड़ी वैल्यू k प्लस h। अब सपोज करो इंटीजर है k, और ये यहाँ पर कहीं पास में है, ये है k प्लस h, और इधर कहीं होगा, ये होगा k माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में हम यूज़ करेंगे, k प्लस h अभी राइट में यूज़ करें तो देखो k एक क्या था, इंटीजर। तो इंटीग्रल वैल्यू को अगर हम क्रॉस करके गए हैं तो सबसे पीछे अभी कौन सा बड़ा वाला इंटीजर छोड़ के गए हैं, k को छोड़ के आए हैं अभी हम। k प्लस h को अगर हम ऐसे चल रहे हैं नंबर लाइन पर और हम k प्लस h तक पहुंच गए, तो सबसे बड़ा इंटीजर अपने पीछे किसको छोड़ कर आए हैं, k को, क्योंकि h की वैल्यू, k तो इंटीजर था ना और h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो k प्लस h से पीछे हम किसको छोड़ के आए हैं, k को। तो आंसर विल बी हेयर k। तो h को 0 रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि h आया ही नहीं, तो ये आ गया k। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस fx, लिमिट, अब h फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, f k माइनस h, ठीक है, k माइनस h, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस h, फंक्शन में रख दिया, x की जगह पर क्या रख दिया, k माइनस h, जैसे यहाँ पर रखा था x की जगह पर k प्लस h, तो k माइनस h। अब k माइनस h मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, k से पहले वाला कौन सा इंटीजर आया होगा, k से पहले कोई इंटीजर आया होगा k माइनस 1, और k के बाद कोई इंटीजर आया होगा k प्लस 1। k कोई इंटीजर है तो k इंटीजर के बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, k प्लस 1, और k इंटीजर से पहले वाला इंटीजर कौन सा रहा होगा, k माइनस 1। अब देखो मैंने बताया अभी नंबर लाइन पे हम इस टाइप से चलते हैं, हम k माइनस h तक पहुँचे, k तक तो नहीं पहुँचे ना, k के लेफ्ट में है, k के लेफ्ट में मतलब हम k माइनस h पर है, ये k प्लस h था इधर वाला, तो
तो हम k माइनस एच तक पहुंचे हैं ऐसे चल के। तो रिसेंटली हम अपने पीछे अभी कौन सा इंटीजर छोड़ के आए हैं? k अगर इंटीजर था तो अपने पीछे हम किसको छोड़ के आए? k माइनस 1 को छोड़ के आए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? k माइनस 1 होगा। होप सो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा इस k को, सपोज करो आप 5 ले लो, सपोज करो हम 5 पर चेक कर रहे हैं, तो 5.1 वैल्यू अगर हम डालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से छोटा यानी कि 4.9 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखो k अगर 5 था तो उससे पहले एक इंटीजर होगा 4, और इधर की साइड इंटीजर ये जो अगर k 5 है तो k माइनस 1 4 रहा होगा और k प्लस 1 6 रहा होगा। तो जब हम k प्लस एच तक गए यानी कि 5.1 तक गए, ये है k प्लस एच, तो आंसर इज 5 यानी कि k आंसर है। लेकिन जब हम k माइनस एच की बात करें, k से थोड़ा सा कम, k से थोड़ा सा कम मतलब 5 से थोड़ा सा कम 4.9, तो उसमें हम 4.9 तक पहुंचे। तो अभी रिसेंटली कौन सा इंटीजर पीछे छोड़ के आए हैं? k माइनस 1 जो कि 4 होगा, तो आंसर इज 4। तो उसी बेसिस पर हम देखते हैं अगर k में हमने इंटीजर में हमने कुछ ऐड किया तो रिसेंटली हम k इंटीजर को ही पीछे छोड़ के आए, लेकिन हम k में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं हम पीछे अभी कौन से इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर को पीछे छोड़ के आए, दैट इज k माइनस 1। तो यहीं से देख सकते हैं हम नॉट इक्वल। लेकिन कंटिन्यूटी पे हम 3 पॉइंट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट पॉइंट। एट पॉइंट मतलब जिस पर हम निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल्स टू k। तो एफ के कितना है? अब एफ के कितना आएगा? k, जहाँ पर k क्या था? इंटीजर। अब मैंने बताया था इंटीजर में इंटीजर डालोगे यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 ही आएगी ना। तो k का आंसर कितना आएगा? k ही आएगा। अब हम देखते हैं ये तीनों इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल आते तो हम बोलते जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू है सब पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन हमने इन तीनों को इक्वल ना पाके हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज right hand limit is not equal to right hand limit is equal to fk is not equal to left hand limit। मतलब राइट हैंड लिमिट और ये तो आपस में इक्वल हैं, राइट हैंड लिमिट और एफ के आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं आए तो हम जनरलाइज करके क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। This function is discontinuous at every integral value. At every integral value. क्योंकि हमने जनरल एक k इंटीग्रल वैल्यू लिया, उस पर हमने फेल करके दिखा दिया कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लें उस पर ये फंक्शन क्या आने वाला है? डिसकंटिन्यूअस। तो ये है क्वेश्चन वाइज, जैसे कि हमें एग्जाम में करके दिखाना होगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम करेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी हमने पूरी रियल नंबर लाइन कहाँ ली? 0। अभी तो हमने इंटीजर्स पर चेक किया सिर्फ, 3 -1 -2 इंटीग्रल वैल्यू सारी कवर हो गई, -∞ टू +∞, लेकिन बीच के नंबर्स रह गए ना। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले नोट करो, मैं रियल नंबर्स पर बताऊंगी। बाकी जो बचा है क्वेश्चन प्लीज़ मेक अ नोट। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो सारे रियल नंबर्स पर चेक नहीं हुआ था। अब हम रियल नंबर्स लेने वाले हैं जो कि इंटीग्रल वैल्यू ना हो, क्योंकि सारे इंटीजर्स पर हम चेक कर चुके हैं। तो सारे रियल नंबर्स पर चेक करना था। अगर किसी 1-2 पॉइंट पर चेक करना होता वो तो बहुत ही ईजी था। अगर सपोज करो सिर्फ क्वेश्चन आता कि 1 पर चेक करके बताओ, तो अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1 पर आता तो बस हम क्या करते? f1 + h, f1 - h निकालते। 1 + h पर क्या आंसर आता? 1, 1 - h पर आता 0, और f1 तो 1 ही आता कि नहीं? तो तीनों इक्वल नहीं आते तो बस हम सिंपल क्या करते कि दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अगर पॉइंट पे आ जाते तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हमें पता होना चाहिए पूरे रियल नंबर पे क्या हाल होता है इसका। तो अभी इंटीग्रल वैल्यू पे हमने देखा ये फेल हो गया,
मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया। अब हम देखते हैं बाकी के रियल नंबर्स पर। लेट x बिलोंग्स टू r एंड r माइनस, r में से हम क्या बाहर कर रहे हैं, r माइनस इंटीजर, सारे इंटीजर, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर। तो x कौन से एलिमेंट ले रहे हैं हम, रियल में से सारे इंटीजर्स को बाहर फेंक दिया, क्योंकि इंटीजर्स पर हम चेक कर चुके हैं। तो बाकी के जितने भी रियल नंबर्स बचते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं। तो रियल माइनस z, यानी कि इंटीजर्स को निकालने के बाद जो नंबर बचे उनके ऊपर हम चेक कर रहे हैं। तो लेट एंड x इज इक्वल्स टू, कोई पॉइंट ले लेते c। अब हमने ये c कैसा नंबर ले लिया, रियल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है। हम इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो। x, लेट x इज इक्वल्स टू c इज अ रियल नंबर अदर देन इंटीजर, तो इंटीजर के अलावा हमने एक c नंबर ले लिया, जैसे अभी k लिया था, अब ये c नंबर ले लिया है। और ये कैसा रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, बस बाकी के सारे रियल नंबर। तो अब हम c पर चेक करने वाले हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू c पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले वही राइट हैंड लिमिट। अब c की राइट हैंड लिमिट c प्लस h, लिमिट कैसे दिखाएंगे, x टेंडिंग टू c प्लस, c के राइट में जा रहे हैं, और fx वही सेम काम है, कुछ नहीं करना। x की जगह पर अब हम क्या करेंगे, h की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h, क्योंकि c के राइट में जा रहे हैं। अब c प्लस h मतलब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h। अब c कोई रियल नंबर था, c प्लस h पे क्या आंसर आएगा, अब इंटीजर नहीं है कि हम इसको c लिख देंगे। लाइक एस, अगर हम बात करें ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। हम बात करें 1.3 की, तो 1.3 का राइट, सपोज 1.3 का राइट 1.4 हो गया। 1.3 में कुछ ऐड करा हमने, h 1.3 की बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंट लेके चल रहे हैं 1.3 पर चेक कर रहे हैं। ये हमारा c पॉइंट है, सपोज दिस इज इक्वल टू c। अब c का राइट 1.3 का राइट सपोज 1.4 हो गया, 1.4 का आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। c का राइट यानी कि c प्लस h। अगर c इज इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं हम, 1.3। ये मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सपोज करो c अगर 1.3 है तो 1.3 का राइट क्या होगा, 1.4 ले लेते हैं। 1.4 जो कि कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, अगर सॉरी ये 1.4 नहीं है, यहाँ पर बनेगा 1.3, ये गलत ग्राफ बन गया है, दिस इज 1.3, ठीक है। तो 1, अब देखो 1.3 तक हम पहुंच गए। 1.3 पे अभी हम सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पीछे छोड़ के आए, तो 1, तो आंसर इज 1। सिमिलरली c माइनस h, अब इसमें से 1.3 में से छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत ही h क्या होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, तो 1.2 मान लो। चलो 1.2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये भी बहुत बड़ी है, नहीं तो हम कितना लिख सकते थे, 1.39 भी लिख सकते थे, बड़ी वैल्यू को कुछ भी लिख सकते थे। तो 1.2, सपोज 1.3 का लेफ्ट आ गया, 1.3 का लेफ्ट 1.2, 1.3 का राइट 1.4, तो 1.2 का आंसर भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और अगर हम 1.3 यानी कि c ही डाल दें, c इंटीजर जो हम लेके चल रहे थे वही डालें, यानी कि 1.3 ही डालें, तो भी आंसर हम देखते हैं 1 आ रहा है। तो हमने देखा ये फंक्शन कैसा बन गया, सारे रियल नंबर्स पर। अगर हम इंटीजर की बात नहीं करते, बाकी रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वही हम फॉर्म में लिख रहे हैं। अब c प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, c प्लस h की वैल्यू आएगी, अब c प्लस h मैंने बताया c कैसा नंबर है, 1.3 टाइप का है, तो c प्लस h की वैल्यू किस टाइप की आएगी, जो भी इससे पहले हमारा इंटीजर गया होगा। इससे पहले अगर कोई इंटीजर है, अब सपोज करो ये जो c नंबर है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट c प्लस h, अब यहाँ पे तो हमने वैल्यू ले ली 1.3, c की वैल्यू 1.3 ले ली, तो पता चल गया c 1 और 2 के बीच में है, राइट। लेकिन ये वाला c हम मान के चलते हैं
किन्हीं दो इंटीजर के बीच में है, जनरल हम ले लेते हैं, ये जो c है k और k+1 दो इंटीजर के बीच में कहीं पर है, तो जनरली लेना पड़ेगा ना c कहीं पर क्या है, k और k+1 के बीच में है, तो c में प्लस h करेंगे, c प्लस h निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, c माइनस h निकालेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आंसर हमारा k ही आएगा। तो हमने क्या किया, दो इंटीजर्स ले लिए k और k+1, तो c इज लाइंग बिटवीन, यहाँ पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, वेयर c इज लाइंग बिटवीन k+1 और k, वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k बिलोंग्स टू z, यानी कि k क्या है, इंटीजर। तो दो इंटीजर के बीच का कोई वैल्यू है, इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू को छोड़ के काम कर रहे हैं हम, तो इसीलिए c इज लाइंग बिटवीन दो इंटीजर के बीच में है। तो दो इंटीजर के बीच में जब अब चाहे ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो भी आंसर k देगा, चाहे ये थोड़ा छोटा हो जाए तो भी आंसर k देगा। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, k। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc माइनस h। अब c माइनस h सेम अभी मैंने बताया, c माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू k। अब c में से छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, c में से कुछ छोटा सा निकाल दो कि यहीं पर रहेगा, तो भी किस इंटीग्रल वैल्यू को क्रॉस करके आया, अभी c माइनस h सपोज इधर है, c प्लस h इधर है, तो भी ये अभी k को क्रॉस करके आया, तो आंसर इज k। सिमिलरली fc इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c विच इज ऑल्सो k। c की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर को पीछे छोड़ के आए, किसको, k को पीछे छोड़ के आए। तो हम यहाँ से देखते हैं, दिस इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू fc, hence this imply, hence function is continuous at all real numbers except integers। तो हमने देखा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस है, बस कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज मेक अ नोट। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन उठा लिया एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ये फंक्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, 0 और 3 नहीं है, तो हमें दिखाना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। तो मैंने रोक कर चल रही थी अभी तक ये क्वेश्चन, क्योंकि पूरी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों को समझाना था। तो देखते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इक्वल टू 1 और 2 पर। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। सबसे पहले इंटीजर हैं ये दोनों, 1 और 2 क्या है, इंटीजर। और हमने एक चीज़ x इज इक्वल टू 1 और 2 क्या है, हमारे इंटीजर। और हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी जब कंटिन्यूटी पढ़ी थी, कि कोई फंक्शन अगर कहीं पर कंटिन्यूस नहीं है तो 100% डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल नहीं सकते। अब हमने देखा ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ना तो 1 और 2 पर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो 100% नहीं होगा ना। तो अगर 1 मार्क में ये पूछा जाए, सपोज क्वेश्चन दे दिया, ये पूछा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि 1 और 2 क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, 1 और 2 इंटीग्रल वैल्यू है। तो इस पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी 100% नहीं होगा। लेकिन अब अगर शो करना है तो हम कैसे करेंगे, सपोज ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो देखते हैं कैसे। तो हम निकाल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 1 पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालते थे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। अब जिस भी पॉइंट पर निकालना है तो उसके राइट में 1 प्लस h माइनस का f1
अपॉन एच, यही था ना हमारा फॉर्मूला। ये मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखना मस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब 1 प्लस एच यानी कि 1 का राइट, 1 के राइट में अगर हम जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस और f1 यानी कि 1 एज इट इज अपॉन एच। अब 1 के राइट में गए, अब इंटीजर है 1, 1 के राइट में गए तो सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर अभी क्रॉस करके आए 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस, और 1 पर ही है तो भी 1 अपॉन एच, तो दैट इज इक्वल टू 0 दिख रहा है हमको आते हुए। तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कि कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, इसका फॉर्मूला ये था f1 अपॉन माइनस का h, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है नीचे माइनस का h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 1 के लेफ्ट में है हम, यहाँ पर है, और 1 से पहले कौन सा इंटीजर आता है 0, तो अभी अभी हम कौन सा इंटीजर अगर 1 के लेफ्ट में है, यहाँ पर 1 का लेफ्ट यही है ना, तो अभी अभी कौन सा इंटीजर क्रॉस करके है 0, तो इसका आंसर अब क्या आएगा f1 माइनस एच का, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, तो 1 माइनस एच का आंसर आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच इज 0, और 1 का तो 1 अपॉन एच, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो h को 0 डालोगे इन्फिनिटी, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है माइनस का इन्फिनिटी, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया माइनस का इन्फिनिटी। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हैंस फंक्शन is not differentiable at x is equals to 1। तो x is equals to 1 पर क्या नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और हम देखते ही बोल सकते हैं जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया और ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड एट x इज इक्वल्स टू 2 पर भी हम सेम वर्क करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे, तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे ही हमें करके दिखाना है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। ये मैंने इसीलिए छोड़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वजह से, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। हमें शो करना है ये फंक्शन हमें गिवन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है ये x माइनस, अब देखो कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x ऐड किया माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें दिखाना है ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या है डिसकंटिन्यूअस एट, ये शो करना है। अब इंटीग्रल पॉइंट पे मैंने अभी बताया कि कैसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो वैसे ही एक k पॉइंट ले लेंगे जनरल, लेट x is equals to k is an integer। अब x is equals to k एक इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है, इस पर चेक करते हैं at x is equals to k। तो x is equals to k पर कैसे चेक करेंगे, अब देखते हैं। राइट हैंड लिमिट वही सेम काम, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, f कितना k प्लस h, राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन में क्या करते हैं k प्लस h, k के राइट में जाना है ना, तो राइट हैंड लिमिट k प्लस h, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k प्लस h। अब देखो k से बड़ी, k क्या है हमारे पास इंटीजर,
ये है k का राइट, k प्लस एच इधर ही मिलेगा ना, और k माइनस एच इसके लेफ्ट में मिलेगा। दिस इज k माइनस एच, दिस इज k प्लस एच, और k से कोई पहले इंटीजर गया होगा k माइनस वन, और k के बाद में क्या इंटीजर होता है k प्लस वन। इंटीजर में क्या 1 का डिफरेंस होता है ना, तो k से पहले वाला इंटीजर लिख लिया, k के बाद वाला। अब हम यहाँ पर हैं, k प्लस एच की बात कर रहे हैं ना, k प्लस एच पर हैं, तो अभी अभी कौन सा इंटीजर क्रॉस करके आए हैं k, तो आंसर ये बात करें किसकी k की, तो f के पहले तो f के फंक्शन, सॉरी ये g फंक्शन है, तो हम यहाँ पर f की जगह क्या लिखेंगे g, क्योंकि क्वेश्चन में g दिया हुआ है, तो g k प्लस एच, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जहाँ पर x है x की जगह पर हम क्या रख देंगे k प्लस एच, तो पहले तो k प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k प्लस एच। अब ये बन गया, बस हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x था x की जगह पर k प्लस एच रख दिया, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ी ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा, जो भी वैल्यू डालोगी ये वैसे की वैसे ही रहेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो माइनस में था ना, तो ये कितना आएगा, k प्लस एच पे पहुंच गए, तो कौन से इंटीजर अभी क्रॉस करके आए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज k, तो आंसर इज k। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखते हैं k कैंसिल हो रहा है और बाकी बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, सिंपल h बचा, तो आंसर इज 0, तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब k कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो k माइनस एच करेंगे, लिमिट, अब देखो x की जगह पर अब क्या रख देंगे k माइनस एच, तो रखते हैं k माइनस एच माइनस k माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब देखो k माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, k माइनस एच में क्या k रख देंगे, k आंसर आएगा k माइनस एच का। अभी हम ऐसे चल रहे हैं, सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर अपने पीछे छोड़ के आए, दैट इज k माइनस वन, तो इसका आंसर कितना आएगा k माइनस वन, इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये एज इट इज। तो देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो k माइनस एच एज इट इज, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी बताए k माइनस एच पे, इसका आंसर आएगा k माइनस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का h और माइनस माइनस प्लस का 1, k कैंसिल, माइनस प्लस के माइनस के कैंसिल, माइनस का h माइनस माइनस प्लस का 1, तो अब h को 0 रखेंगे तो आंसर इज 1। देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ही इक्वल नहीं आए, और साथ में एट पॉइंट निकालेंगे तो यानी कि एफ के निकालेंगे, एफ नहीं है जी है, तो जी के निकालेंगे, तो ये कितना आएगा जी के पर निकालेंगे। अब x की जगह पर k रख दो, तो k माइनस के, जहाँ पर k क्या था इंटीजर, हम स्टार्टिंग में ही लेके चल रहे, k एक इंटीजर है और इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, k ही बाहर आएगी, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही सेम, तो आंसर इज 0। अब देख रहे हैं एक आंसर ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, तो हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जी के तो है, बट नॉट, ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाई, और k क्या था हमारा, k इज अ जनरल पॉइंट, यानी कि k पर इंटीजर पे दिखा दिया तो हमने दिखा दिया सारे पॉइंट्स पर, तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट इन्फिनिटिव इंटीग्रल पॉइंट थोड़ी ना लेके चलेंगे, तो ये जनरलाइज हमने दिखा दिया। दिस इम्प्लाई फंक्शन gx इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर डिसकंटिन्यूस लिख सकते हैं हम, नॉट कंटिन्यूस की जगह, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हैंस द रिजल्ट। था ना कितना सिंपल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लीज मेक अ नोट। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अभी हम इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में,
और इससे रिलेटेड इसी बार बोर्ड 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। तो अपने आप में खुद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।